नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को तृतीय पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर में कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हल किए, शेष जो प्रश्न है वो हम आज हल करेंगे। तो आज का अपना प्रश्न है, श्रेणी मोटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी इनमें से श्रेणी मोटर के संबंध में कौन सा कथन है सही है? ऑप्शन देखो, ये बिना भार के सहजता से चल सकती है, नहीं इसे भार पर ही प्रचलित किया जा सकता है। इसका बला गुण खराब होता है, यानी इसका टॉर्क कमजोर होता है, नहीं टॉर्क उच्च होता है इसका। इसकी चाल लगभग नियत होती है, नहीं बिना भार पर बहुत ज्यादा उच्च चाल होती है और भार पर कम हो जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है या कम हो जाती है। अगला है, इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं, सही है। यानी क्षेत्र लपेटन होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, वो मोटे तार की कम लपेटों वाली होती है और आर्मेचर के साथ इसका यानी फील्ड का संयोजन है श्रेणी क्रम में किया जाता है, तो ये सही है। ई में क्या है? ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा। इसकी क्षेत्र वाइंडिंग में कम संख्या में मोटे तार होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन पहाड़ी के नीचे उतरते समय डीसी मोटर किस रूप में कार्य करती है? यानी एक वैद्युतिक ट्रेन है जो पहाड़ी से नीचे उतर रही है, तो ये जो मोटर लगी हुई है उसके अंदर डीसी मोटर, इसको प्रचलित करने के लिए ये किस रूप में कार्य करने लग जाती है? यह डीसी जनरेटर की भांति कार्य करने लग जाती है। यानी इसमें डीसी श्रेणी मोटर लगाई जाती है और ये नीचे उतरती है तो डीसी श्रेणी जनरेटर की भांति कार्य करने लग जाती है। तो ऑप्शन देखो, डीसी और ए में क्या है? डीसी श्रेणी मोटर नहीं, डीसी शंट मोटर नहीं, डीसी श्रेणी जनरेटर सही है, डीसी शंट जनरेटर नहीं, डीसी यौगिक मोटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डीसी श्रेणी जनरेटर की भांति कार्य करने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल भू संपर्क का क्या लाभ है? यानी जो अपना न्यूट्रल है, उदासीन है, उसको हमें भू संपर्कित करने से क्या फायदा होता है, क्यों करते हैं? यानी जो न्यूट्रल है या उदासीन अपना चालक है उसको भी हम ग्राउंड करते हैं, क्यों करते हैं? ऑप्शन देखो, यह सेवा की विश्वसनीयता सुधारता प्रदान करता है, यानी विश्वसनीयता में सुधारता है, सही है। यानी न्यूट्रल बिंदु को खिसकने से रोक जाते हैं भू संपर्कन से। अगला क्या है, आकाशीय विद्युत के कारण अति वोल्टेज को पृथ्वी में डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये भी सही है। ये क्रमिक व उपकरण की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है। लगातार आर्किंग भू संपर्क से मुक्त होना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यानी ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो गया? जो दे रखे हैं वो सभी सही है, न्यूट्रल भू संपर्क के ही लाभ है ये। तो राइट आंसर हो गया ई, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मशीनों का फ्लक्स लीकेज गुणांक किसके मध्य परिवर्तित होता है? यानी जो लीकेज फ्लक्स लीकेज फैक्टर है इसका मान क्या होता है? तो इसका मान 1.1 से 1.25 के मध्य परिवर्तित होता है। तो 1.1 से 1.25 के मध्य, तो किसमें? सी ऑप्शन में देखो, 1.1 से 1.25। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अंतर संरक्षण की निम्न में से किस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? ट्रांसफार्मर के अंदर अंतर संरक्षण, यानी अंतर संरक्षण का आशय क्या है कि आंतरिक कुंडलन को संरक्षित करने के लिए यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? तो देखो, ट्रांसले प्रणाली, मर्ज प्राइज प्रणाली, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, ए और बी दोनों। तो जो ट्रांसले प्रणाली और मर्ज प्राइज प्रणाली है ये दोनों ही ट्रांसफार्मर के अंतर संरक्षण के लिए काम में ली जाती है। तो देखो, मर्ज प्राइज प्रणाली क्या होती है कि ये दोनों लगभग समान ही है कि ट्रांसफार्मर या जो प्रत्यावर्तक है इनमें भी काम में लेते हैं कि यदि अंतर कोई दोष पैदा हो जाता है कुंडलन में, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के कुंडलन में दोष हो जाता है, जैसे कि लघुपथ दो आंशिक लघुपथ दोष है या अर्थ दोष है या लघुपथ दोष है, इस प्रकार के कोई दोष पैदा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि धारा और वोल्टता में अंतर पैदा हो जाता है। कैसे कि मान लो कोई ट्रांसफार्मर है तो 200/100 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है, यानी 200 इनपुट है तो 100 आउटपुट में दे रहा है, उदाहरण के तौर पर मान लो। अब यदि इसमें कोई आंशिक लघुपतन हो जाए
तो इनपुट में 200 है, आउटपुट में मान लो कि कुछ लघुपथ है और 20 या 30 वोल्ट लघुपथ में जा रहे हैं, तो कितना हो गया, मान लो 30 वोल्ट का मैं तो 17 वोल्ट ही आउटपुट में दे रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि तेरह अनुपात के अलावा जो अंतर पैदा हो जाता है, तो इस समय ये जो प्रणाली है वो प्रचलित होकर परिपथ को विच्छेदित कर देती है। तो ये ट्रांसले प्रणाली और मर्ज प्राइज प्रणाली, ये दोनों ही ट्रांसफार्मर की अंत संरक्षण यानी कुंडलन है या आंतरिक सुरक्षा है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। तो इस का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी ई ऑप्शन है सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखो, भार की अवधि पर सही है, भार की मात्रा पर ये भी सही है, लोहा ह्रास नहीं, ताम्र ह्रास नहीं, ए और बी दोनों नहीं, यानी ए और बी दोनों, यानी ये ऑप्शन सही होगा। यानी भार की अवधि और भार की मात्रा इन दोनों पर ही निर्भर करते पूर्ण दिन दक्षता। तो राइट आंसर क्या हो गया, ई, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, द्विव धातु स्ट्रिप में भिन्न किसके यानी किस युक्त की दो धातु की स्ट्रिप होती है? यानी भिन्न क्या होता है, द्विव धातु की स्ट्रिप यानी जो थर्मोस्टेट है इसमें दो द्विव धातु पत्ती होती है, यानी दो पत्तियों को आपस में युग्मित करके बनाया जाता है इस प्रकार से। मान लो एक पत्ती है और ये दूसरी पत्ती है, तो इनको युग्मित करके बनाया जाता है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या रखा जाता है, तो इसका जो रेखीय ऊष्मा प्रसार गुणांक है उसका मान अलग अलग होता है, यानी एक का कम है और एक का ज्यादा है, इसी कारण वो एक तरफ यानी विक्षेपित हो जाती है, यानी मुड़ जाती है। तो ऑप्शन देखो, उष्मीय चालकता नहीं, विशिष्ट ऊष्मा नहीं, वोल्टेज रेटिंग नहीं, उष्मीय विसरणशीलता नहीं, उष्मीय प्रसार का गुणांक, यानी उष्मीय प्रसार गुणांक है, इसका मान इनमें अलग अलग रखा जाता है। यानी प्रसार गुणांक, उष्मीय प्रसार गुणांक का कह सकते हैं, उष्मा का रेखीय प्रसार गुणांक भी हम कह सकते हैं। तो इनका मान अलग अलग होता है दोनों स्ट्रिप के अंदर। राइट आंसर क्या हो गया, ये उसमें प्रसार का गुणांक। अगला क्वेश्चन है, बकौल्ज रिले एक किस से संचालित होता है? ट्रांसफार्मर में हम बकौल्ज रिले लगाते हैं, तो जो बकौल्ज रिले होता है ये तरल तल तरल प्रवाह प्रचलित रिले होता है, यानी तरल तल तरल प्रवाह प्रचलित रिले होता है बकौल्ज रिले। अब ऑप्शन देखो, भंवर धारा से नहीं, गैस से, आवर्ती से, स्थिर विद्युत प्रेरण से, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से। अब देखो इसमें तरल तल या तरल प्रवाह का ऑप्शन नहीं है, तो फिर ये किससे प्रचलित होगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल यानी वैसे तो तरल तल तरल प्रवाह से प्रचलित होता है, परंतु इन ऑप्शनों में देखे तो क्या होगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होकर उसमें गैस यानी जो गैस की बुदबुदे से निकलने लग जाते हैं और उससे ये प्रचलित हो जाता है। तो गैस इसमें ऑप्शन फिर सही होगा। और वैसे देखा जाए तो इसमें राइट आंसर होना चाहिए कि तरल तल तरल प्रवाह प्रचलित रिले होता है बकौल्ज रिले। तो ये तरल प्रवाह से प्रचलित होता है, जबकि इन ऑप्शनों में देखे तो बी ऑप्शन इसका फिर सही होगा, यानी गैस से प्रचलित होगा। अगला क्वेश्चन है, फीडर के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? यानी फीडर्स की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के रिले का प्रयोग किया जाता है फीडर्स में? ऑप्शन देखो, मोर रिले, ट्रांस रिले, मर्ज प्राइज संरक्षण, बकौल्ज रिले, व्युत्क्रम समय रिले। तो ट्रांस रिले का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया बी, ट्रांस रिले। अगला क्वेश्चन है, कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्कन का प्रयोग किया जाता है? यानी ठोस भू संपर्कन के लिए कितने वोल्टेज का यानी कितने वोल्टेज तक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 660 वोल्टेज तक, यानी मीडियम टेंशन हम कह सकते हैं 660 वोल्ट या 650 भी लिखा होता है कई जगह, तो इसके लिए किया जाता है, यानी 650 या 660 वोल्ट के लिए ठोस भू संपर्कन प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्यों देखो कौन सा है, ए में क्या 650 वोल्ट से कम सही है, 115 वोल्ट से कम नहीं है, 220 वोल्ट से अधिक, 100 केवी से अधिक और 11 केवी से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो गया, 660 वोल्ट से कम, यानी वैसे 650 होता है, जबकि इन ऑप्शनों में 660 दे रखा है, 660 भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? यानी जो इंडक्शन द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, इंडक्शन ऊष्मा है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है? जैसे माइक्रोवेव ओवन है, इसके अंदर प्रेरण के कारण ही ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये किस कारण होती है? ये एडी करंट के कारण होती है। तो अब ऑप्शन देखो, आवेश के मध्य माध्यम से धारा प्रवाहित करके नहीं, प्रेरित भंवर धारा से सही है, यानी भंवर धारा का चाहे एडी करंट को एक ही बात है। प्रतिरोध प्रयुक्त करके नहीं, आवेश और इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क से नहीं,
उष्मा अवयव प्रयुक्त करके नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरित भंवर धारा से प्रेरण उष्मा उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर हो गया बी, प्रेरित भंवर धारा। अगला क्वेश्चन है, वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? यानी जो वाटर कूलर है इसमें जो गैस भरी जाती है, प्रशीतक गैस यानी शीतलन के लिए जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है फ्रीऑन। कई बार इसमें फ्रीऑन 12 दे रखा होता है तो भी सही है, और फ्रीऑन दे रखा होता है तो भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, फ्रीऑन सही है, अमोनियम नहीं, मिथाइल क्लोराइड नहीं, ऑक्सीजन नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, फिर फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से प्रतिरोध वेल्डिंग के कुछ प्रकार का उल्लेख करें। यानी प्रतिरोध वेल्डिंग कौन सी है इनमें से? अब ऑप्शन देखो, प्रतिरोध बट सही है, फ्लैश बट सही है, प्रतिरोध सिम सही है, प्रतिरोध प्रोजेक्शन सही है। ये सभी तो उपरोक्त जो सभी है वो प्रतिरोध वेल्डिंग के ही प्रकार है। तो राइट आंसर हो गया ये सभी। और ये क्वेश्चन है वो वेल्डर से संबंधित था, यानी टर्नर कहें या फिटर या वेल्डर, इनसे संबंधित थे। ये 2-3 प्रश्न इसमें वेल्डिंग से संबंधित, वैसे इलेक्ट्रिशियन से कम संबंधित है। तो ये सभी प्रतिरोध वेल्डिंग के ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, एक डायरेक्ट आर्क फर्नेस में यदि आपूर्ति सिंगल फेज एसी या डीसी है तो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की संख्या क्या होगी? आर्क फर्नेस यानी डायरेक्ट आर्क फर्नेस है, यानी जो उष्मक है, आर्क उष्मक कह सकते हैं हम फर्नेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड की संख्या क्या होगी? यदि डीसी है तो 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एसी है तो भी 2 इलेक्ट्रोड हो गए, क्योंकि सिंगल फेज एसी है तो फेज और न्यूट्रल के 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे, डीसी है तो प्लस माइनस के 2 इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। तो आर्क लैंप का है या फर्नेस का, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डरिंग आयरन में 2 तत्व किस प्रकार जुड़े होते हैं? यानी सोल्डरिंग आयरन है, इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो 2 भागों में बटा होता है। ये दोनों भाग किस प्रकार से जुड़े होते हैं? मान लो इस प्रकार से ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ये दोनों हीटिंग एलिमेंट है मान लो, तो इस प्रकार से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये यानी मान लो ये हीटिंग एलिमेंट है, तो इनका जो जोड़ा जाता है वो दोनों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। किस ऑप्शन में? देखो ए ऑप्शन में देखो, श्रेणी। तो इन ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नट व बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयोग की जाती है? देखो ये वापस इसी से संबंधित टर्नर फिटर या वेल्डर से संबंधित आ गया कि नट व बोल्ट को क्लैंप करने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग प्रयोग की जाती है? तो इसमें होगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो राइट आंसर की देखो किसमें, ए ऑप्शन में देख लो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यानी नट बोल्ट पर क्लैंप करने के लिए जो हम वेल्डिंग करते हैं वो प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहलाती है। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, सीट की वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाती है? यानी सीट पर वेल्डिंग करनी है, यानी जो हम 2 सीट को जोड़ रहे हैं वहां पे मान लो वेल्डिंग करनी है, तो ये किस प्रकार की वेल्डिंग को प्राथमिकता दी जाएगी? तो ऑप्शन देखो, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब प्रोजेक्शन वेल्डिंग का जस्ट ऊपर वाला प्रश्न अभी आया था। अगला है फ्लैश वेल्डिंग, सॉफ्ट वेल्डिंग, बट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग। तो इसे हम सिम वेल्डिंग कहेंगे। तो राइट आंसर हो गया ई, सिम वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी जो तापक भट्टी हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी भट्टी का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा उच्च होता है और इसको मापने के लिए हम पायरोमीटर प्रयोग करते हैं। तो देखो कौन ऑप्शन देखो, थर्मोमीटर नहीं, थर्मोमीटर के द्वारा तो कम तापमान ही मापा जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फर्नेस है उसका तापमान बहुत ज्यादा उच्च होता है। पायरोमीटर सही है, इलेक्ट्रोमीटर नहीं, फोकोमीटर नहीं, और मल्टीमीटर नहीं, फोटोमीटर है ये, फोटोमीटर नहीं, मल्टीमीटर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पायरोमीटर। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि फर्नेस का तापमान मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? यानी जो घरेलू रेफ्रिजरेटर है इसमें जो हम जो गैस भरते हैं प्रशीतक गैस वो कौन सी है? अब ये पहले भी आया था वाटर कूलर से संबंधित,
और अब फ्रीज से संबंधित आ गया। जो भी प्रसिद्ध गैस है वो फ्रीऑन है। अब इनमें देखो अमोनिया नहीं, फ्रीऑन सही है, फ्रीऑन 12, यानी फ्रीऑन 12 दे रखा है इसमें, तो भी शेर फ्रीऑन दिया होता तो भी सही, यानी एक्चुअल में फ्रीऑन 12 ही बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो गया बी, फ्रीऑन 12। फ्लोरीन नहीं, मिथाइल क्लोराइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया बी, फ्रीऑन 12। अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता किस प्रकार होनी चाहिए। यानी आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज करंट की विशेषता, यानी वोल्टेज और करंट की विशेषता किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो ही हम वोल्ट यानी वेल्डिंग करते हैं तो धारा का मान बढ़ना चाहिए, वोल्टेज का मान घटना चाहिए, यानी वोल्टेज कम होता है और धारा का मान बढ़ जाता है। अब ऑप्शनों में देखो क्या है, पैराबोलिक नहीं, स्ट्रेस लाइन नहीं, डूपिंग सही होगा, घातीय रूप से बढ़ने वाला नहीं, हाइपरबोलिक नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया सी, डूपिंग। अगला क्वेश्चन है घरेलू रेफ्रिजरेटर का मूल घटक निम्न में से कौन सा है। यानी घरेलू रेफ्रिजरेटर में इनमें से क्या क्या, यानी इसके जो भाग है रेफ्रिजरेटर के वो कौन से हैं। अब देखो इवेपरेटर ये रेफ्रिजरेटर में होता है, कंप्रेसर ये भी होता है, कंडेंसर ये भी होता है, एक्सपेंशन डिवाइस ये भी होता है, तो उपरोक्त सभी यानी जो दे रखे वो सभी रेफ्रिजरेटर के भाग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी, ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में एवेपोरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है, यानी एवेपोरेटर कॉइल कहाँ लगाई जाती है, कहाँ स्थापित की जाती है। तो देखो क्या है, स्टोरेज टैंक में नहीं, स्टोरेज टैंक के नीचे नहीं, स्टोरेज टैंक के ऊपर नहीं, वाटर कूलर के बाहर नहीं, स्टोरेज टैंक की दीवार पर टांका लगाकर स्थापित किया जाता है, सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, स्टोरेज टैंक की दीवार पर टांका लगाकर, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रसिद्ध प्रणाली में एक्सपेंशन वाल्व का कार्य क्या है। यानी जो मान लो जो ये अपना फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर कहे या वाटर कूलर कहे या एसी कहे, तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन वाल्व है इसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन देखो, दाब को नियंत्रित करने के लिए ये भी एक्सपेंशन वाल्व का कार्य सही है, तापमान को नियंत्रित करने के लिए ये भी सही है, प्रशीतक के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए भी सही है, रेफ्रिजरेटर को सक्रिय रखने के लिए भी सही है, तो उपरोक्त सभी जो दे रखे वो सभी एक्सपेंशन वाल्व के कार्य है, तो राइट आंसर क्या हो गया ई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक्सपेंशन वाल्व को किस में बदल दिया जाता है। जो वर्तमान में जो रेफ्रिजरेटर है इसमें एक्सपेंशन वाल्व को किस में बदल दिया जाता है। ऑप्शन देखो, सेक्शन पाइप में नहीं, कैपिलरी ट्यूब में सही है, डिस्चार्ज पाइप में नहीं, एक्यूमुलेटर में नहीं, एक्सेलेरेटर में नहीं, तो राइट आंसर क्या हो गया बी, कैपिलरी ट्यूब में बदल दिया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक फेराडे किसके बराबर होता है। देखो एक तो होता है फेरड और एक होता है फेराडे। फेरड तो होता है जो धारिता है इसका मात्रक होता है, यानी धारिता का मात्रक फेरड में, जैसे कैपेसिटर में लेते हैं माइक्रो फेरड या पिको फेरड या फेरड में, और फेराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है। तो एक फेराडे बराबर होता है 6500 कूलम, एक फेराडे बराबर होता है 6500 कूलम के बराबर, ये नियतांक है, एक फेराडे बराबर 6500 कूलम। तो किस ऑप्शन में देखो ए में ए नहीं होगा, बी ऑप्शन में देखो सही है 6500 कूलम, सी भी नहीं है, डी भी नहीं और ई भी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 6500 कूलम, यानी एक फेराडे बराबर क्या होता है 6500 कूलम होते हैं। तो ये कुछ प्रश्न इस पेपर से संबंधित थे, शेष जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।